हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड मास्टर एकेडमी बाय मोरे सर। हम लोग 12वीं का ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देख रहे थे। लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोग इसका मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, इम्पोर्टेंस और हेनरी फेल्स के तीन प्रिंसिपल देखे थे। तो चलो आगे हम लोग हेनरी फेल्स के जो बचे हुए प्रिंसिपल्स है वो देखेंगे। हेनरी फेल्स के प्रिंसिपल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये वो हिसाब से ये ध्यान दो और अच्छी तरह से हिक कर लो, एग्ज़ाम में आने वाले। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है? यूनिटी मतलब एकता, एक ही। कमांड मतलब हमारे अथॉरिटी या हमारा इमीडिएट सुपीरियर, सीनियर, मतलब हमें जो काम देने वाला हो एक ही होना चाहिए। यूनिटी मतलब एकता और कमांड मतलब काम देने वाला। तो एक ही काम देने वाला हो, एक ही होना चाहिए। अगर दो जन रहेंगे काम देने वाले तो क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं। हमें दोनों सीनियर हैं, वो हमारे दोनों बॉस जैसे हैं, दोनों का हमें कहना मानना पड़ता है, किसी को हम ना नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर सपोज दो, एक ए है और बी है, ए ने हमें काम दिया है ना, हम लोग काम करें, तुरंत बी आ गया, वो भी हमारा सुपीरियर, वो बोला अरे मेरा काम करो, तो हम लोग बी को भी मना कर नहीं सकते। बाद में ए आएगा, अरे मैंने काम दिया था वो क्यों नहीं किया। तो हम लोग ऐसे हम क्या है, किसी का काम मतलब कोई काम है ना पूरा नहीं कर सकते और किसी को मना भी नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या होता है, हम कंफ्यूज में रहते हैं और इसमें काम पूरा नहीं होता है, तो डिस्टर्ब होता है। इसमें क्या होता है, रॉन्ग वे है। अगर उसमें से एक ही में हमारा अगर काम दोनों एक ही है तो एक का हम लोग काम कर सकते हैं बराबर, है ना। ये मतलब है प्रिंसिपल्स है। तो एक ही मतलब यूनिट ऑफ कमांड मतलब काम देने वाला एक ही होना चाहिए। क्या लिखा है, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर्स। ऑर्डर्स मतलब काम देने वाला, है ना, फ्रॉम वन सुपीरियर्स। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, अगर दो रहेंगे सुपीरियर तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। इट आल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, है ना। तो हम लोग कन्फ्यूजन में थे, द्विधा स्थिति में थे, किसका काम करो, तो ऐसे कन्फ्यूजन हो अवॉइड कर दे। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, he will get confused and will not be able to take decision about whose order should be follow। अगर दोनों जन हमें काम बताने वाले हैं और दोनों अथॉरिटी मतलब अधिकार, दोनों को अधिकार, दोनों हमारे सुपीरियर हैं, तो हम लोग तो क्या होता है, इस केसेस में हम लोग कंफ्यूज में थे, किसी का काम करना वो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, दिस इज गलत अप्रोच है। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड। इसके लिए मतलब हायरार्की रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, हो वेल डिफाइंड होना चाहिए। हर एक को जो सबऑर्डिनेट है उसमें एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम हिम ओनली। मतलब एक ही होना चाहिए सुपीरियर, उससे काम हो लेना चाहिए। नीचे दो डायग्राम दिखे हैं, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच में क्या है, एक राइट अप्रोच है। रॉन्ग अप्रोच देखो, ये दो सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट है, इससे भी काम ले रहे हैं और ये आदमी से भी काम ले रहे हैं, है ना। सब जन क्या है, दोनों सुपीरियर से काम ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो सबऑर्डिनेट है ये कोई भी काम नहीं कर सकते। सो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो क्या होता है, ये रॉन्ग अप्रोच होता है, ये रॉन्ग अप्रोच है। और ना दिस इज नेक्स्ट देखो, दिस इज राइट अप्रोच, है ना, ये अप्रोच है। है ना, आप एग्जाम में ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको मार्क्स है ना ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी मतलब एकता, एकता मतलब एकता कपूर नहीं है इधर, ये क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब इसमें क्या, जो तुम्हारा जो डायरेक्शन है या प्लान है कंपनी का, एक जैसा होना चाहिए, हाँ, एक ही होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, है ना, एक ही प्लान होने कंपनी का इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, है ना, या ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। अभी ग्रुप इधर मतलब क्या है, हमारे डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं या कंपनी भी बोल सकते हैं। इसमें एक ही प्लान होना चाहिए और जो वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान, और मैनेजर है जो ओनर है वो एक ही होना चाहिए, सिंगल प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजर इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब कि कोई सबऑर्डिनेट मतलब असिस्टेंट, असिस्टेंस एक इंडिविजुअल मतलब एक कोई असिस्टेंस का इंटरेस्ट देखने के बजाय हम ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का इंटरेस्ट देखना चाहिए, है ना। इस केसेस में हमें कंपनी का इंटरेस्ट देखना चाहिए, ज़्यादा फेवर हम लोग कंपनी के फेवर में काम करना चाहिए, कंपनी का इंटरेस्ट में देखना चाहिए, कंपनी का भलाई किस में हो देखना चाहिए। एक सबऑर्डिनेट एक असिस्टेंस का भलाई हम लोग नहीं देखना है। According to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of the organization, है ना, वही लिखे है। While taking decisions in the organization, the manager should always consider interest of the whole group rather than interest of a single employee। एक एम्प्लॉय का भला देखने के बजाय हम ग्रुप का, है ना, सबका इंटरेस्ट का भला देखना चाहिए। Similarly, the employee should protect the interest of the organization, है ना, हर एक एम्प्लॉय ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है ना प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट देखना चाहिए। एंड द पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेट, एंड खुद का पर्सनल व्यक्ति है ना पर्सनल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट मतलब उसको नेक्स्ट प्रेफरेंस देने, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी कंपनी प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज ए टीम रैदर दैन देयर इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड्स, है ना। आप मैच देखते हैं तो इसमें क्या बैट्समैन है ना अपना मतलब सेंचुरी करने, है ना, वो सेंचुरी के पीछे नहीं रहना चाहिए। हम लोग कभी मैच जीतेंगे कैसा मतलब कैसा हो उस पर ध्यान होना चाहिए। अगर हम सेंचुरी के पीछे पड़ेगा तो मैच लूज भी हो सकते हैं, टीम लूज हो सकती है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें टीम का विन है ना उसके बारे में सोचना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट पर्सनल रिकॉर्ड नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीनिंग एक ही जगह एक आदमी के पास, है ना, एक के जगह एक आदमी के पास सब अथॉरिटी होना चाहिए, है ना। तो भी कैसा मतलब कोई भी मतलब है दिस इज पॉसिबल ओनली स्मॉल कंपनी, मतलब ऑल अथॉरिटीज ऑल मतलब कोई परचेस कौन सा रेट पे लेना है, सेल्स कौन सा रेट पे रखना है या किसको अपॉइंट करना है, एवरी चीज़ की अथॉरिटी है ना एक ही आदमी के पास होता है ना। इसको कहते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक के पास of powers and authorities in some organization this powers is vested one hand or few hands, है ना, वन एक आदमी के पास या थोड़े लोगों के पास होता है। दिस सिचुएशन ऑक्योर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बट क्या बोलते हैं ये पॉलिसी है ना लेकिन ये स्मॉल छोटे कंपनी में हो सकता है, बड़े कंपनी में नहीं हो सके। बड़े कंपनी में देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, है ना, उनके ब्रांचेस हर जगह होते हैं, तो एक आदमी या थोड़े लोग हो ना लोग ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है इन बिग कंपनीज देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्या होता है बहुत से लोगों को मतलब पावर दिए थे, कुछ मतलब पावर मतलब सब पावर न दिए थे, कुछ अगर चेक पेमेंट करना है तो चेक पे साइन होते हैं, कुछ लिमिटेड अमाउंट रहता है ना। हर एक ब्रांच लेवल पे 50,000 तक उसका चेक पे साइन कर सकता है, 50,000 के ऊपर वो चेक पे साइन नहीं कर सकता है। 50,000 के ऊपर जो चेक रहेंगे वो मतलब सेंट्रल मतलब डायरेक्टर्स है ना, मेन जो ओनर है मैनेजिंग डायरेक्टर्स है ना वही साइन कर सकते हैं। ऐसे मतलब डिसेंट्रेशन करते हैं, है ना। ब्रांच लेवल पे वो परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, परचेजिंग रेट या सेल रेट वो डिसाइड कर सकता है ना ब्रांच लेवल पे। मतलब वो डिसेंट्रेशन मतलब पावर करता है सबको दी जाती है। बट इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज अ डिसेंट्रेशन ऑफ द पावर और अथॉरिटी, है ना। पावर और अथॉरिटी अधिकार, है ना। डिसीजन अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने की अथॉरिटी ताकत पावर दी जाती है। अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रेशन एंड डिसेंट्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर बैलेंस मतलब उसमें अच्छा तालमेल होना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें मतलब एक जगह होना चाहिए और कुछ चीज़ें डिसेंट्रल मतलब हर जगह हर ब्रांचेस में उसका पावर अथॉरिटी दी जाती है। कुछ अथॉरिटी जो मेन बिजनेस है मेन डिसीजन है ना वो एक जगह से होता है, हेड ऑफिस से होता है, और दूसरा जो भी छोटा डिसीजन है वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी ब्रांच लेवल पे सबको दूसरे को दी जाती है। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ना। मतलब दिस प्रिंसिपल्स डिपेंड्स ऑन द साइज। अगर साइज छोटा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं ऑल द पावर शुड बी ऑन द डिसेंट्रेशन एट एक आदमी के पास होते हैं। लेकिन अगर कंपनी बड़ी है तो एक आदमी के पास सब पावर नहीं होती है ना, तो कन्फ्यूजन काम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब उसका सैलरी,
है ना, और एक का जो मोहब्बत रहता है हम लोग उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन बोलते हैं। तो इसके काम के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा नहीं बायस नहीं, किसी को मतलब काम के हिसाब से ही देना है। कम काम कर रहा है उसको ज़्यादा तनख्वाह देंगे तो जो काम करने आदमी काम नहीं करेगा, है ना। तो ये प्रिंसिपल्स है। अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉय, अप्रोप्रिएट मतलब अच्छे से बराबर होना चाहिए। रेम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉय इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली, है ना। तो मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, वो सेटिस्फाई होना चाहिए फाइनेंशियली, हैज वेल एज रिटेन देम फॉर लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग बराबर उसको तनख्वाह देंगे तो ये लोग क्या करेंगे, हमारे कंपनी में ज़्यादा टाइम रहेंगे। द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी लेवल इन टोटल। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब बराबर काम के हिसाब से देंगे, है ना। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब हमारे कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देख के देना चाहिए, है ना। अगर बड़ी कंपनी है तो बड़ा हम लोग बड़े सैलरी देते हैं, अच्छा सैलरी मिलते हैं। छोटा कंपनी में सैलरी स्मॉल दे जाती है ना। तो फेयर रेम्यूनरेशन फेयर शुड बी बोथ, मतलब एम्प्लॉय का भी बड़ा होना चाहिए और कंपनी का भी बड़ा होना चाहिए। अपेक्स ऑन द प्रोडक्टिविटी, अगर फेयर रेम्यूनरेशन बराबर दे रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन पे अच्छा गिरेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। एंड इफिशिएंसी, और लोग क्या करें, इफिशिएंसी मतलब लोग बहुत काम करेंगे, इफिशिएंसी मतलब ज़्यादा काम करेंगे। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स बाय द टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्किल, उसका स्किल मतलब क्या है, टेक्निक कैसा काम कर वो स्किल पे थे। एक्सपर्टाइज, उसका नॉलेज ज़्यादा है क्या, एक्सपर्टाइज मतलब उसमें टेक्निक यूज़ कर रहा है क्या, उसको ज़्यादा हो, फिर क्या एक्सपीरियंस है क्या। नॉलेज, उसका नॉलेज क्या है। टेन्योर, कितना टाइम में काम किया। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, है ना, कैसा है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है अभी मार्केट में। मार्केट ट्रेंड में सैलरी वो पोस्ट पे कितनी रहती है ना। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है क्या, अगर प्रॉफिटेबल है कंपनी में अच्छे हैं तो हम लोग अच्छा तनख्वाह दे सकते हैं। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम लोग कम तनख्वाह दे सकते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। मतलब रेम्यूनरेशन देते वक्त हम लोग ये सब चीज़ें ध्यान में देख के ये हम लोग उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ता है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन मतलब क्या है, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है, ये इंपॉर्टेंट आता है, शॉर्ट नोट्स के लिए आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन्स मतलब पुराने ज़माने में क्या होते थे, कोई मतलब जो पहला डायरेक्टर्स, उसके बाद फंक्शनल मैनेजर होता था, फंक्शनल मैनेजर के बाद देन और सुपेरियर, है ना, और सुपेरियर के बाद फोरमैन, देन वर्कर्स। ऐसे मतलब जो अथॉरिटी है, तो डायरेक्टर्स पहला वो काम देता था, है ना। तो इसमें जो काम है ना, एम्प्लॉई के बाद वर्कर में आने के बहुत सा टाइम लगता था, है ना। तो इससे क्या होता है, देन द डिसीजंस क्या होते हैं, डिसीजंस में डिले, डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम लगता था। तो टू अवॉइड दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल। अथॉरिटी मतलब अधिकार, है ना, अधिकार टू टेक द डिसीजन फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आ जाते हैं डिसीजंस, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशंस, है ना। मतलब अगर एम्प्लॉय को काम देना है तो डायरेक्टर्स पहला किसको बोलते, देखो, दिस हेल्प्स टू इंश्योर द ऑर्डर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनली, है ना, पहले ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम large scalar chain which is time consuming. For example, general manager inform the decision to respective functional manager, है ना। पहला मतलब क्या होता है, डायरेक्टर जनरल मैनेजर को बोलेगा, जनरल अगर कोई डायरेक्टर्स को वर्कर्स को काम देना है तो पहला वो डायरेक्टर जनरल मैनेजर को बोलेगा, आगे जनरल मैनेजर रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर को बोलेगा, देन फंक्शनल मैनेजर विल पास इट टू सुपरवाइजर, द सुपरवाइजर इन्फॉर्म टू द फोरमैन एंड सो ऑन द अकॉर्डिंग लेवल ऑफ पार्टी, और फोरमैन बाद में बताएगा वर्कर को। मतलब पहला कौन होता है, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर सेकंड, फंक्शनल मैनेजर थर्ड, देन सुपरवाइजर एंड फोरमैन, ऐसे 5 लोग आते हैं। उसके 5 लोगों के थ्रू वो डिसीजंस आती है ना, अथॉरिटी आती है उसको वर्कर्स को। तो इसमें बहुत टाइम जाता है। फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन and to take speedy decisions, cross communication or direct communication is followed by various organizations which is known as a gangplank. Okay, अगर मतलब एक times to avoid this longer chain to take a speedy decision, cross communication और direct communication, हम लोग है जो डी जो वर्कर है ना,
ये जो डी जो एम्प्लॉई है, हे डायरेक्ट या तो डायरेक्टर से कांटेक्ट कर सकता है या क्रॉस कनेक्शन, ये मतलब दूसरा हायरार्की, इधर भी ऑर्डर है ना, इधर दूसरे किसी मतलब क्रॉस जाके इनसे भी क्या मतलब हेल्प ले सकता है ना। इससे क्या होता है, इस मतलब कोई डिसीजन यहाँ से इधर आने के लिए टाइम लगता है, वो टाइम बच जाएगा। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी इज नेसेसरी। In the above diagram, the communication between D and P should flow through proper hierarchy, है ना। ये P इधर G, ये P के मतलब थोड़ा रॉन्ग प्रिंटिंग हुए, ये इधर G है ना, P की जगह G होना चाहिए, should flow through proper hierarchy, but to avoid delay or in emergency there should be direct communication, it is termed as the gangplank। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है 10 नंबर का प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर मतलब है ना, हर एक मटेरियल या हर एक जो एम्प्लॉई है ना, हर एक मटेरियल उनके प्लेस पे बड़ा होना चाहिए, और जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई हर एक काम के हिसाब से अपॉइंट करना चाहिए, और एक काम के हिसाब से उसको एक्सपीरियंस या क्वालिटीज होना चाहिए। सो राइट पर्सन शुड बी राइट जॉब एंड राइट मटेरियल शुड बी एट राइट प्लेस, है ना। मटेरियल जिस प्लेसेस में होना चाहिए, राइट प्लेसेस में होना चाहिए, होना चाहिए, और राइट, और जो काम के लिए जो नेक इंसान है ना, एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए, इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड everything in its place। human resources and material should be in the right place, है ना, right place बड़ा होना चाहिए, and right time, right place and right time में होना चाहिए। मतलब right place and right time, है ना। अगर कोई मटेरियल अगर एक बराबर प्लेस पे हो सकता है तो हमें मालूम पड़ता है ये चीज़ है जगह में, तो हम जाके वहाँ से जल्दी ले सकते हैं। एंड राइट टाइम, इसमें क्या होता है, टाइम क्या होता है, बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम इफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, कंपनी का इफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ जाए। इफिशिएंसी मतलब काम ज़्यादा होता है। ह्यूमन रिसोर्स शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय का राइट प्लेस एंड है ना, एंड राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब, है ना। जॉब के हिसाब से क्या होना है, मतलब वो एम्प्लॉय अपॉइंट करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेस है और ह्यूमन रिसोर्स है वो हम लोग बराबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी मतलब सब एम्प्लॉय को हम लोग इक्वलिटी से इससे ध्यान देना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को ज़्यादा रेम्युनरेशन और दूसरे को कम, या एक को प्रिफरेंस, ऐसा नहीं देना चाहिए। एवरीवन शुड बी गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट should be fair as well as the friendly to the subordinates while dividing the work। एंड शुड फेयर मतलब बराबर होना चाहिए, एज वेल एज अ फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स, मतलब असिस्टेंट्स के पास फ्रेंडली होना चाहिए। वाइल डिवाइडिंग द वर्क, काम डिवाइड करते वक्त, और डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज, ये अधिकार किसी को हम अथॉरिटीज नीचे वाले लोगों को देते वक्त, एंड डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स, और मतलब उनका मॉनिटरी मतलब पैसा, उनको मतलब सैलरी डिसाइड करते वक्त, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज। इसमें कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वालिटी से ध्यान देना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट द रेम्युनरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग। डिपार्टमेंट मतलब है कोई हर एक अकाउंट्स में काम कर रहा है उसको ज़्यादा तनख्वाह होना चाहिए, या दूसरा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसमें कम होना चाहिए। ऐसे डिपार्टमेंट देखने के बजाय जो आदमी सबऑर्डिनेट जो ज़्यादा काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए। द एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस, है ना। डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करे तो उनका वेजेस क्या होना सेम होना चाहिए। दिस इक्वालिटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, कोई मतलब वाद नहीं रहता है एम्प्लॉय के मन में। नेक्स्ट है 12 प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 14 प्रिंसिपल्स है, 12 प्रिंसिपल्स है, और 3 प्रिंसिपल्स बैलेंस है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता, है ना, स्टेबल रहते हैं।
अगर कोई एम्प्लॉय है ना, अगर उनका मतलब अच्छा ट्रीटमेंट या अच्छा पेमेंट मिलेगा तो वो लॉन्ग लाइफ में कहते हैं रहते हैं ना, स्टेबल रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जब हम लोग रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो मैनेजमेंट शुड अज्यूम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब टेन्योर मतलब बहुत है ना टाइम, ज़्यादा टाइम। At the time of recruitment employees, the management should assure them about stability of tenure of और job security। जब हम लोग एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तभी मैनेजमेंट उसको अश्योर मतलब बताना चाहिए, खातिर देना चाहिए क्या, तेरा आपका जॉब है स्टेबल रहेगा, जॉब सिक्योरिटी, उसको जॉब पे सिक्योरिटी देनी चाहिए, परमानेंट जॉब होना चाहिए, तो एक आदमी ज़्यादा रह सकता है टाइम में। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज। बिलोंगिंगनेस मतलब उसको मतलब आपलेपन जैसा जाग होता है कि हमें अपना वो कंपनी आपका जैसा समझते हैं। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर जॉब परमानेंट नहीं है तो इनसिक्योरिटी है, तो इससे क्या होता है, अफेक्ट द एफिशिएंसी एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय से मन में मतलब डाउट रहेगा, है ना, तो वो ज़्यादा ध्यान देकर काम नहीं करेगा, तो अफेक्ट इफिशिएंसी कहते हैं अफेक्ट होगा, काम कम करेंगे। एडवर्सली वेयर द जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज द एम्प्लॉयज टर्नओवर। अगर जॉब सिक्योर है तो एम्प्लॉयज टर्नओवर मतलब आना जाना, तो एम्प्लॉय जल्दी ज़्यादा जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते, उसका मिनिमाइज होता है। सेकेंड प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब हर एक एम्प्लॉय ने करना चाहिए नया। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रिफर्स टू द वॉलंटियरिंग टू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे, मतलब हम लोग नए नए रास्ते, नए नए स्किल या नए नए टेक्निक देने के, उससे क्या होता है हमारा मतलब काम है आसान होता है, और इसके लिए मैनेजर उसको हर एक एम्प्लॉय को बोल सकता है कि आप नए नए रास्ते ढूंढो और उसे काम करो। फ्रीडम टू थिंक एंड द वर्क ऑन न्यू आइडियाज इनकरेज एम्प्लॉयज। ऐसा फ्रीडम होना चाहिए टू थिंक and work on new ideas, encourage the employee to take initiative while working on a given task। तो इसमें क्या होता है, वो इनिशिएटिव लेते हैं, है ना, आगे हो के कुछ नया आइडिया फाइंड करते हैं, नए टेक्निक से काम करते हैं। इससे क्या होता है, दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर इंक्लूडिंग थोरो डिस्कशन ऑन दो न्यू आइडियाज। ऐसे डिसीजन से ऐसे इनिशिएटिव मैनेजर्स क्या कहते हैं उसका मतलब वेलकम करना चाहिए, लेकिन उस पर बहुत सा डिस्कशन, ज़्यादा डिस्कस करने के बाद ही ऐसे न्यू टेक्निक, ऐसे नए नए आइडियाज़ करने वो मैनेजर्स उसका मतलब अनुमति देता है काम करने के लिए। इट आल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कल्चर, ऐसा रिलेशन बन जाता है। लास्ट प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिट डी क्रॉप्स, टीम वर्क। मतलब क्या है टीम वर्क, इधर क्या मतलब सब एम्प्लॉय जब जो स्टाफ हैं सब लोगों ने एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। इसमें क्या होता है, टीम वर्क होता है, ताकत आती है, और कंपनी का काम है वो जल्दी हासिल होता है, कंपनी का प्रॉफिट या सेल्स है जल्दी जो ऑब्जेक्टिव है इट विल बी अचीव इन लेस टाइम। हेनरी फेयर हैज गिवन एम्फसिस ऑन द टीम वर्क। इज स्पिरिट डी क्रॉप्स मीन्स यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। अगर यूनियन में क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, ज़्यादा ताकत होती है ना। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक ग्रुप एक्टिविटी है, कंपनी में क्या होता है बहुत से लोग रहते हैं, है ना, एक आदमी नहीं रहते, बहुत से लोग होते हैं, और बहुत से लोगों के मतलब एक यूनिटी होना चाहिए। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो ह्यूमन रिसोर्स है एक कंपनी के लिए वैल्यूएबल एसेट रहते हैं। इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट, है ना, अगर उसमें सब में एकता है और म्यूचुअल ट्रस्ट है और एक दूसरे पे भरोसा है, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पे भरोसा, द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। तो इससे क्या होता है, कोई भी डिफिकल्टीज है कंपनी में वो क्या होता है जल्दी सॉल्व है। देयरफॉर हैज अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, है ना, वो स्पिरिट देना चाहिए टीम वर्क के लिए, है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली। एंड मतलब सो अंडरस्टैंडिंग मतलब हेल्प होता है तो एक कंपनी का जो गोल अचीव करने के लिए। यह हम लोग है हेनरी फेयर के 14 प्रिंसिपल खत्म हो गए। ओके, प्लीज़ और कुछ डाउट्स हैं तो वीडियो में मतलब कमेंट्स लिख देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और 20 स्टेप और स्टे होम।